हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया, बहुत अच्छे, एक्साइटेड आज के सेशन के लिए। आई होप यस सभी लोग सुपर डुपर एक्साइटेड हैं आज के सेशन के लिए। जितने भी स्टूडेंट्स नए आए हैं इस चैनल पे पहली बार, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और शेयर जरूर कर देंगे। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम आज का सेशन। एक्साइटेड एवरीवन? हाउस द जोश? तो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम आज का सेशन वोकैबुलरी के साथ, और आज का पहला वर्ड है विदर करना। विदर करना इस मुरझाना, विदर करना इस कमजोर पड़ना। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वर्ब। टू बिकम वीकर, लेस इफेक्टिव और ग्रेजुअली डिक्लाइन। धीरे धीरे करके क्या कर रहे हो आप? कमजोर पड़ते जा रहे हो, डेटेरियोरेट करते जा रहे हो, लैंग्वेजेस कमजोर पड़ते जा रहे हो, एट्रोपीज कमजोर पड़ते जा रहे हो। मतलब धीरे धीरे करके क्या हो रहा है? कमजोरी आ रही है। एंटोनिम्स: फ्लरिश कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो, थ्राइव कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो, प्रॉस्पर कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो, ब्लॉसम कर रहे हो। ब्लॉसम करना इज व्हाट? खिल रहे हो। रेजुविनेट करना, रेजुविनेट में दो रूट वर्ड्स हैं, एक होता है री, री का मतलब होता है अगेन, एक होता है जे यू वी, इसका मीनिंग होता है यंग। तो वापस से यंग फील कर रहे हो, ब्लूम कर रहे हो, खिल रहे हो। तो फंडिंग के बिना ये जो प्रोग्राम है ये कमजोर पड़ना शुरू हो गया। हालांकि इसके ऑब्जेक्टिव्स बहुत बढ़िया थे, लेकिन फंडिंग नहीं थी, इसकी वजह से खराब पे खराब होने लग गया। अच्छा, कोई चीज मुरझा रही है क्या बोलते हैं? श्रिवल। श्रिवल मीन्स कमजोर पड़ती जा रही है, रिंकल करती जा रही है। जब कोई चीज मुरझाती है तो आपने देखा होगा वो रिंकल करती जाती है। रिंकल मीन्स वो कमजोर होती जाती है, तो रिंकल करती जा रही है, ड्राई अप करती जा रही है, ड्राई अप होती जाती है, वो सूखती जाती है, डेसिकेट करती जाती है। डेसिकेट शब्द का मतलब भी क्या होता है? ड्राई अप करती जाती है। तो इन सारे शब्दों का मतलब क्या है कि वो चीज क्या कर रही है? वो चीज वेन कर रही है। वो चीज क्या कर रही है? विदर कर रही है। वो चीज क्या कर रही है? विल्ट कर रही है। विल्ट करने का मतलब तीनों वर्ड्स देखो आप, डब्ल्यू से है। तीनों वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है? कि वो चीज मुरझाती जा रही है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, कोई चीज मुरझाती है ना, तो पहले तो एकदम वो टाइट सी होती है, फिर वो ढीली पड़ती जाती है। तो ढीली पड़ने का कौन कौन सा वर्ड होता है? कोई चीज ढीली पड़ती जा रही है, सैग करती जा रही है, ड्रूप करती जा रही है। इसका मतलब क्या है? हैंग डाउन वीकली, मतलब वो चीज लटकती जा रही है, मतलब वो चीज कमजोर पड़ती जा रही। अच्छा, किसी इंसान, कोई इंसान अगर कमजोर पड़ता जा रहा है, उसकी एनर्जी कम होती जा रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रन आउट ऑफ स्टीम। ये इडियम बहुत बार एग्जाम में आया है। तो रन आउट ऑफ स्टीम का मतलब क्या हो गया? कि उस इंसान की एनर्जी खत्म होती जा रही है, लूज एनर्जी। चले अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज एवरनेसेंट। एवरनेसेंट मीन्स जो क्षण भर का है, थोड़े ही समय का है। एवरनेसेंट पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव, बहुत बार एग्जामिनेशन में ये वर्ड आया हुआ है। लास्ट में ईएनटी लग रहा है, जिन शब्दों के लास्ट में ईएनटी लगता है वो एडजेक्टिव्स होते हैं। तो डिसअपियरिंग और लास्टिंग फॉर ओनली अ वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत थोड़े समय का है। फ्लीटिंग है, ट्रांजिएंट है, एफिमेरल है, फ्यूगेशियस है, मोमेंटरी है। मतलब वो चीज कैसी है? वो चीज क्षण भर की है, थोड़े ही समय की है। एंटोनिम्स: परमानेंट है, चलती रहेगी, एंड्योरिंग है, एवरलास्टिंग है, पेरेनियल है। पेरेनियल रिवर्स के लिए यूज करते हैं जनरली। पेरेनियल रिवर्स क्या होती है? जो पूरे टाइम फ्लो करती है। परपेचुअल है वो चीज, मतलब वो चीज चलती रहेगी तो सनसेट की जो ब्यूटी थी वो थोड़े समय की ही थी, कुछ ही मिनट तक वो लास्ट करी, थोड़े ही समय की ब्यूटी थी। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, किसी को सक्सेस मिलती है, थोड़े ही समय की सक्सेस मिलती है, तो उसको क्या बोलते हैं? अ फ्लैश इन द पैन। थोड़े टाइम के लिए वो इंसान वायरल हुआ, फिर वो सब लोग उसको भूल गए। तो अ फ्लैश इन द पैन, ये ईडियम पे डबल स्टार मार्क करना बहुत बड़ा एग्जामिनेशन में आया है। इसका मतलब क्या होता है? ब्रीफ सक्सेस। सक्सेस मिली तो मिली, बट बहुत थोड़े समय के लिए मिली। अच्छा, कोई काम होता है जो आप एकदम तुरंत करते हो, उसके लिए क्या बोलते हैं? एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, या फिर इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। ब्लिंक का मीनिंग क्या होता है? पलक झपकते ही। मतलब वो काम आपने क्या किया? बिल्कुल तुरंत के तुरंत किया, एक्सट्रीमली क्विकली। इन नो टाइम भी बोलते हैं। इन नो टाइम का मतलब आपने बिल्कुल भी समय निकाला ही नहीं, तुरंत के तुरंत उस काम को आपने कर दिया। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज एगॉग। एगॉग का मतलब क्या है? कि आप उस चीज को जानने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, आपके अंदर उस चीज को जानने की बहुत ज्यादा क्या है? जिज्ञासा है। इसका मतलब आप क्या हो? एगॉग हो। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव। छोटे बच्चे जो होते हैं वो जनरली अगॉग होते हैं।
बहुत ही ईगर हैं, एक्साइटेड हैं, क्यूरियस हैं। क्यूरियस का मतलब क्या है, उनके मन में बहुत ज्यादा जिज्ञासा होती है उस चीज को जानने की। बहुत ईगर हैं, एविड हैं। एविड हैं तो आर्डेंट है, फर्विड है, फर्वेंट है। इन चारों शब्दों का मतलब क्या होता है, बहुत ही एंथुजियास्टिक है, बहुत जोश है उनके अंदर, जेलस है, बहुत जोश है। एंटोनिम्स, एपेथेटिक कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इनडिफरेंट कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लिस्टलेस है कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्या है, अनइंटरेस्टेड है, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तो जो बच्चे थे बहुत एक्साइटेड थे, एंटिसिपेशन से। एंटिसिपेशन में सब प्रिडिक्ट कर रहे थे जैसे रिजल्ट्स अनाउंस हुए, तो बच्चे बहुत एक्साइटेड थे और वेट कर रहे थे। अच्छा, अगर आप बहुत नर्वसली किसी चीज का वेट कर रहे होते हो तो आप क्या बोलते हो, यू आर ऑन टेंटर हुक्स। ये फ्रेज बहुत बार एग्जामिनेशन में आया है। इफ यू आर ऑन टेंटर हुक्स, इसका मतलब क्या होता है, आप बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड भी हो, नर्वस भी हो, मतलब वेट कर रहे हो आप नर्वसली, रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट आने वाला है। जब रिजल्ट आने वाला होता है, सभी के सभी बच्चे क्या होते हैं, दे आर ऑन टेंटर हुक्स, मींस वेटिंग नर्वसली। क्या कर रहे होते हो जब बहुत ज्यादा नर्वस होते हो, शेक इन वंस शूज। आप अपने शूज में शेक कर रहे होते हो, इसका मतलब आप क्या हो, बहुत ही ज्यादा नर्वस हो। आपके स्टमक में बटरफ्लाईज घूम रही होती है, हैव बटरफ्लाईज इन वंस स्टमक, मतलब बहुत ही ज्यादा नर्वसली वेट कर रहे हो। तो आप एक बंडल ऑफ नर्व्स बन जाते हो, बंडल भी बोलते हैं और बैग भी बोलते हैं। अब बंडल ऑफ नर्व्स बन जाते हो। ऑन पिंस एंड नीडल्स होता है, ऐसा लग रहा होता है कि आपके पूरे शरीर में पिंस और नीडल्स चल रही हैं, इतनी ज्यादा आपको क्या होती है, नर्वसनेस होती है। आप एकदम एज पे आ जाते हो, ऑन एज। एज का मतलब क्या है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा होता कि मैं क्या करूं, इतना ज्यादा आप कप कपा रहे। शेक लाइक अ लीफ भी बोलते हैं, राइट, लीफ की तरह शेक कर रहे होते, पैर ठंडे पड़ जाते हैं, गेट कोल्ड फीट। इसका मतलब क्या है कि आप बहुत ही ज्यादा नर्वस हो रहे हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आप क्या, आपके साथ क्या हो रहा है। आप क्या कर रहे हो, कप कपा रहे होते हो। कप कपा रहे होते हो तो शिवर कर रहे होते हो, क्विवर कर रहे होते हो, ट्रेम्बल कर रहे होते हो। इन सारे वर्ड्स का मतलब क्या है कि आप एक तरीके से शेक कर रहे हो कि क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, नर्वस फील कर रहे हो। चलिए अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज कैंटैंकरस, लास्ट में ओ यू एस लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव। आज ना कोशिश करते हैं, पता नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेट्स ट्राई। आज सभी लोग मुझे कम से कम 40 सिनोनिम्स बताएंगे इस वर्ड कैंटैंकरस के। कैंटैंकरस मीन्स ऐसा इंसान जो बहुत ही चिड़चिड़ा है। 40 कोशिश करते हैं, है ना, चलो 50 कोशिश कर लेते हैं। 40 तो मिनिमम करने, कोशिश करेंगे 50 की। ऐसा इंसान क्या होता है, ग्रम्पी होता है, ग्राउची होता है, इरास्केबल होता है, कॉलरिक होता है, पेट्यूलेंट होता है, पीविश होता है, सल्की होता है, सरली होता है, क्रॉस होता है, टेस्टी होता है, फ्रैक्शियस होता है, इर्कसम होता है, कैंटैंकरस होता है, बेलिजरेंट होता है, बेलिकोज होता है, इरिटेबल होता है, लड़ाकू होता है, तो कॉम्बैटिव होता है, छोटी छोटी बातों में लड़ता रहता है, पग्नेशियस होता है, क्रैंकी होता है, क्रैबी होता है। चलो 20 हो गए, 20 मोर टू गो, और फिर 10 और डालेंगे, है ना। मोरोस होता है, स्नैपिश होता है, अच्छा बहुत लड़ाकू सा होता है तो एंटागोनिस्टिक होता है, एक्रीमोनियस होता है, लड़ता ही रहता है हर किसी से, उसके जो रिलेशंस होते हैं सबके साथ वो कैसे होते हैं, हॉस्टाइल होते हैं, लड़ाई करता रहता है तो आर्ग्यूमेंटेटिव होता है, कंप्लेनिंग होता है, हर बात के ऊपर कंप्लेन ही करता रहता है, क्वेरुलस होता है, हर छोटी छोटी बात पे क्या करता रहता है, हर छोटी छोटी बात पे लड़ता रहता है, उसे गुस्सा बहुत आता है तो इरेट होता है, आयरफुल होता है, मतलब बहुत गुस्सा आता है उसे, रैथफुल होता है, रैथफुल मीन्स बहुत, उस इंसान को बहुत ही ज्यादा क्या आता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है,
और कोई वर्ड? क्वारलसम रह गया मैम, बिल्कुल सही बोला, क्वारलसम होता है, लड़ाकू होता है। कंटेंशियस लिखा नहीं लिखा हमने? हाँ, कंटेंशियस भी रह गया। कंटेंशियस का मतलब क्या होता है? कोई भी टॉपिक जो लड़ने वाला है, उस टॉपिक को क्या बोलते हो आप? कंटेंशियस। मतलब उस टॉपिक पे क्या हो सकता है? कितनी भी लड़ाई हो सकती है। और कोई वर्ड? कन्फ्रंटेशनल होता है, वेरी नाइस। हर चीज पे आके क्या करता है? लड़ाई, बिकरिंग, बक 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 पूरे पूरे टाइम करता रहता है। बहुत ज्यादा क्या होता है? बिकरिंग होता है। इर्कसम रह गया मैम, इर्कसम नहीं लिखा हमने? लिखा है बेटा इर्कसम तो। चलो 5 मोर टू गो। 5 वर्ड्स और बताएंगे। ऐसा इंसान जो बहुत ही ज्यादा क्या होता है? लड़ाकू होता है, अनफ्रेंडली होता है, कह सकते हैं, हाँ राइट। डिसअग्रीएबल होता है, किसी की बात नहीं मानता। अनप्लेजेंट बिहेवियर होता है उसका। अनप्लेजेंट बिहेवियर होता है मतलब उसका बिहेवियर कैसा होता है? बहुत ही ज्यादा लड़ाई वाला होता है, बहुत ही लड़ाकू वाला होता है। 2 मोर वर्ड्स, 2 शब्द और। ऐसा इंसान जो बहुत ही ज्यादा लड़ाकू सा, चिड़चिड़ा सा होता है। फिर इडियम्स लिख लेंगे, है ना? फिर कुछ इडियम्स लिखेंगे, बट अभी हाँ टची रह गया मैम, टची होता है, वेरी नाइस। छोटी छोटी बात पे। अच्छा, वो सारे वर्ड्स भी तो रह गए अभी। इल टेम्पर्ड होता है, बैड टेम्पर्ड होता है, हॉट हेडेड होता है, शॉर्ट टेम्पर्ड होता है, चर्लिश होता है, बहुत कैसा होता है? बहुत ही ज्यादा रूड सा होता है। इंसोलेंट होता है, इंसोलेंट इज व्हाट? बहुत ज्यादा रूड सा होता है। रूड भी तो रह गया, रूड भी लिख सकते हैं, राइट, रूड होता है। तो इन सारे के सारे वर्ड्स का मीनिंग क्या? कि वो इंसान कैसा होता है? बहुत ही ज्यादा खराब होता है। जितने भी हमने वर्ड्स लिखे हैं, सारे के सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ऑल ऑफ देम आर एडजेक्टिव्स। अच्छा, 1 2 3 46 हो गए, 4 और बता दो फिर। एग्रेसिव रह गया, हाँ राइट, एग्रेसिव होता है। हर बात पे क्या करता है? हर बात पे लड़ाई सी करता रहता है। उसका बिहेवियर बहुत हार्श होता है, हाँ हार्श लिख सकते हैं। अनोइंग होता है वो, इरिटेटिंग होता है, उसे गुस्सा आ रहा होता है, इंडिग्नेंट होता है, वेरी नाइस, हाँ। मीन्स बहुत ही ज्यादा रूड होता है। सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव। चलो, ये तो हमने वर्ड्स लिख लिए। अब हमें बात करो, कुछ इडियम्स भी लिख लेते हैं। कोई इंसान अगर बहुत ही ज्यादा आ, गुस्से में होता है, तो कोई इंसान अगर बहुत गुस्से में है तो क्या क्या इडियम आप यूज कर सकते हो? फ्लाई ऑफ द हैंडल, इसका मतलब क्या है? उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। सी रेड, ब्लो अ फ्यूज, ब्लो वन स्टॉप, हिट द सीलिंग। हिट द सीलिंग भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? हिट द रूफ, लूज वंस टेम्पर। मतलब उस इंसान को क्या हो रहा है? उस इंसान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। गो बैलिस्टिक, गो बरसर्क भी बोलते हैं। बी हॉट अंडर द कॉलर, सबका मीनिंग बहुत ज्यादा क्या आ रहा है? बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। चलिए वापस आ जाते हैं। तो कैंटांक्रस इंसान क्या होता है? गुस्से वाला, बैड टेम्पर्ड, लड़ाइयां करता रहता है, इरिटेबल है, क्वारलसम है, ग्रम्पी है, पूरे टाइम लड़ाइयां करता रहता है। एंटोनिम्स, एमिएबल, एमिएबल जैसा वर्ड होता है एमिकेबल, इसी के जैसा वर्ड होता है एफेबल, मतलब बहुत फ्रेंडली है, चीयरफुल है, एग्रीएबल है, कॉर्डियल है, ग्रिगेरियस है, मतलब बहुत ही बढ़िया इंसान है, कंजीनियल है, बहुत फ्रेंडली है। तो जो चिड़चिड़ा बूढ़ा इंसान था, वो अपने पड़ोसियों के साथ लड़ाई करता रहता था। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज बंगलर। बंगलर क्या करता है? हमेशा हर काम को बड़ा खराब तरीके से करता है, मतलब उसको अच्छे से काम करना आता ही नहीं है। तो बंगलर क्या होता है? जो हमेशा गलतियां करता है अपने काम में। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन, क्योंकि हम इंसान की बात कर रहे हैं। अ पर्सन हु रिपीटेडली परफॉर्म्स टास्क बैडली, बहुत खराब तरीके से करता है, उसे आता ही नहीं है काम करना। ब्लंडर, हमेशा ब्लंडर करता है, मिस्टेक करता है, इनकम्पिटेंट होता है। मेलाड्रॉइड, बड़ा गंदी तरीके से काम करता है। बॉचर होता है, बॉचर इज ऑल्सो व्हाट? कि वो इंसान क्या करता है? हमेशा बहुत ही गंदी तरीके से काम करता है, उसे काम करना आता ही नहीं है।
एंटोनिम्स एक्सपर्ट है, अडेप्ट है, वर्चुओसो है, माइस्ट्रो है, विजर्ड है, डोयन है, एस है, मीन्स बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। तो बंगलर था, उसने प्रोजेक्ट को इतने गंदी तरीके से किया कि कंपनी को बहुत ज्यादा लॉस हुआ। क्यों लॉस हुआ? क्योंकि उसने अच्छे से काम अपना किया ही। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज प्रोफिलैक्टिक। सबसे पहले तो लास्ट में आईसी लग रहा है, आप ही लोग मुझे पार्ट ऑफ स्पीच बता दो। जिन शब्दों के लास्ट में आईसी लगता है वो शब्द आपके एडजेक्टिव्स होते हैं। तो प्रोफिलैक्टिक का मतलब क्या हो गया कि आप किसी चीज को रोकने, कोई खराब चीज है उसको रोकने की कोशिश कर रहे हो। इंटेंडेड टू प्रिवेंट अ डिसीज और अदर अनवांटेड कंडीशन, मतलब किसी चीज को रोक रहे हो। प्रिवेंटिव रोक रहे हो, प्रोएक्टिव रोक रहे हो, प्रिकॉशनरी पहले से ही प्रिकॉशंस ले रहे हो। प्रीएम्प्टिव ये वर्ड बहुत बार एग्जाम में आता है, इसमें स्पेलिंग में भी आ जाता है, बहुत बार डबल ही आता है, याद रखना। प्रीएम्प्टिव मीन्स प्रॉब्लम होने से पहले ही एक्शन ले रहे हो कि चीजें ठीक हो जाए। एंटोनिम्स बाद में ठीक कर रहे हो, रेमेडियल बाद में ठीक कर रहे हो, थेराप्यूटिक बाद में ठीक कर रहे हो, करेक्टिव चीजों को बाद में ठीक कर रहे हो, रिस्टोरेटिव चीजों को बाद में ठीक कर रहे हो। तो डॉक्टर ने पहले से ही एक ट्रीटमेंट सजेस्ट किया जिससे कि इन्फेक्शन ना, तो पहले से ही एक्शन ले लो। अच्छा, प्रिस्क्राइब और प्रोस्क्राइब दो वर्ड्स होते हैं, सभी को डिफरेंस पता है? एक वर्ड होता है प्रिस्क्राइब और एक वर्ड होता है प्रोस्क्राइब। सिर्फ एक ई और ओ का फर्क होता है, दोनों वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब होता है। प्रेस्क्राइब का मतलब है आप किसी चीज को सजेस्ट कर रहे हो, और प्रोस्क्राइब का मतलब है आप किसी चीज को मना कर रहे हो, फॉरबिड कर रहे हो, मना कर रहे हो। तो दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। एक बहुत ही प्यारा फ्रेज है, बहुत बार एग्जामिनेशन में आता है, बेटर सेफ देन सॉरी। बेटर सेफ देन सॉरी का मतलब क्या है? पहले ही प्रोटेक्शन ले लो, पछतावा होने से अच्छा है। तो पहले से ही तैयारी कर लो कि आपको पछतावा ना हो कि एग्जाम क्यों नहीं क्लियर हुआ। तो इट्स बेटर बी सेफ देन सॉरी। वापस आ जाते हैं अगले वर्ड पे। द नेक्स्ट वर्ड इज लार्जीज। लार्जीज लोग कौन होते हैं? जो बहुत डोनेशन करते हैं। लोग नहीं बोलेंगे, मतलब लार्जीज मीन्स बहुत ज्यादा डोनेशन करना, बहुत चैरिटी करना, बहुत गिफ्ट्स देना, सामान देना। तो ये उनकी क्वालिटी होती है। पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। जेनरस गिफ्ट्स, मनी, असिस्टेंस आप देते हो, जो बहुत पावरफुल लोग होते हैं, जो बहुत चैरिटी करते हैं। म्यूनिफिसेंस बहुत हेल्प कर रहे हैं। बेनिफिसेंस मैग्नानिमिटी, बहुत बड़ा दिल है। एंटोनिम्स पार्सिमनी कंजूसी, निगर्डलीनेस कंजूसी, पेन्योरी इज गरीबी। तो फाउंडेशन के इतने चैरिटी वाली क्वालिटी की वजह से बहुत सारे अंडर प्रिविलेज बच्चे जो हैं वो हायर एजुकेशन कर पाए, क्योंकि उस ऑर्गेनाइजेशन ने, उस फाउंडेशन ने भर भर के लोगों की हेल्प करी। और क्या बोल सकते हैं कंजूसी को? मिजरलीनेस, कंजूसी, स्टिंजीनेस, कंजूसी। एक बड़ा प्यारा वर्ड होता है, अगर आपको चलो कंजूसी नहीं है, लालच है किसी चीज का, या मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, तो लालच को क्या बोलते हैं? एवारिस। लालच को क्या बोलते हैं? क्यूपिडिटी, मीन्स ग्रीड। और ये जनरली किस चीज का लालच होता है? वेल्थ का, कि मुझे और पैसा मिले, और पैसा मिले, और पैसा मिले। तो व्हाट इज दिस? दिस इज ग्रीड। अच्छा, जो लोग ग्रीडी होते हैं, ग्रीडी के भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, बहुत बड़ा एग्जामिनेशन में आते हैं। तो OUS वाले इसके 3-4 वर्ड्स होते हैं, पहले वो देख लो। ग्रीडी के एक वर्ड होता है एवरिशियस, दूसरा वर्ड होता है रेपेशियस, तीसरा वर्ड होता है कोवेटस। तो ये तीनों के तीनों OUS वाले वर्ड्स हैं। तीनों का मतलब क्या है कि वो इंसान कैसा है? वो इंसान बहुत ही ग्रीडी है, उसको सब कुछ अपने हाथ में चाहिए। अच्छा, कुछ लोग खाने को लेके बहुत ग्रीडी होते हैं। जो खाने को लेके ग्रीडी होते हैं उनको बोलते हैं ग्लूटनस। ग्लूटनस क्या होता है? ग्रीडी फॉर फूड। कुछ लोग वोराशियस होते हैं। वोराशियस किसके लिए यूज करते हैं? इसका मतलब होता है ग्रीडी फॉर रीडिंग। जनरली रीडिंग के लिए या फूड के लिए, दोनों के लिए यूज करते हैं वोराशियस। तो ये सारे के सारे OUS वाले वर्ड्स हैं, और सारे शब्दों का मतलब क्या है कि आप कैसे हो? बहुत ज्यादा लालची हो, ग्रीडी हो। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज इनफ्रक्टुअस। इनफ्रक्टुअस सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच देखो, लास्ट में OUS लग रहा है, एडजेक्टिव। इनफ्रक्टुअस मीन्स बेकार हो गया, कोई रिजल्ट नहीं मिला आपको उस चीज का ना, वो चीज क्या हो गई? बेकार हो गई, कोई यूजफुल रिजल्ट नहीं है, अनसक्सेसफुल हो गई।
फ्रूटलेस है, कोई रिजल्ट ही नहीं मिला। फ्यूटाइल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत बार एग्जामिनेशन में आते हैं। फ्यूटाइल मीन्स यूजलेस हो गई, अनसक्सेसफुल हो गई, वेन में चली गई, वेन मीन्स बर्बाद हो गई। एंटोनिम्स फ्रूटफुल है, सक्सेसफुल है, प्रोडक्टिव है, बहुत बढ़िया है। तो जितने भी उनके एफर्ट्स थे उस लड़ाई को खत्म करने के, वो सब क्या हो गए, एकदम बेकार हो गए। बेकार हो गए मतलब क्या बोलते हैं, फेल हो गए। फेल हो गए मतलब क्या बोलते हैं, गो अप इन स्मोक। गो अप इन स्मोक का मतलब क्या होता है, पूरी तरीके से फेल हो गए, कोई भी रिजल्ट नहीं, नो रिजल्ट एट ऑल। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज एनिमा, एनिम एडवर्जन। देखो एनिम जो वर्ड होता है ना यहां से एनिमोसिटी वर्ड भी बना है, मतलब एक तरीके से दुश्मनी सी। तो अगर आप किसी इंसान ने किसी को लेके एनिम एडवर्जन किया मतलब बहुत खराब बोला है। अ क्रिटिकल और नेगेटिव कमेंट स्पेशली डायरेक्टेड एट समवन्स एक्शंस और बिहेवियर। तो किसी को लेके आपने बहुत खराब बोला है, बुराई करी है बेसिकली उसकी। सेंश्योर, एस्पर्शन, डिनंसिएशन, एडमोनिशन, डांटा है उसको, उसको खराब बोला है। रिब्यूक, उसको खराब बोला है। मतलब इन शॉर्ट अगर हम क्या बोले, उसकी क्या करिए, बुराई करिए। एंटोनिम्स कमेंडेशन, तारीफ करिए, अप्रोबेशन, एनकोमियम, सारे शब्दों का मतलब क्या है कि क्या करिए, तारीफ करिए। तारीफ का और वर्ड क्या होता है, यूलॉजी। तारीफ करिए, एक्लेम, तारीफ करिए, अपलॉज दिया है, तारीफ करिए, कॉम्प्लीमेंट दिया है, मतलब क्या करिए, तारीफ। तो पॉलिसी की बहुत बुराई हुई इकोनॉमिस्ट से, क्योंकि वो सवाल उठा रहे थे कि पॉलिसी लंबे टाइम तक चलेगी भी या नहीं चलेगी। तो पॉलिसी की क्या हुई, पॉलिसी की बहुत ही ज्यादा बुराई करी सारे के सारे इकोनॉमिस्ट। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज थम्पिंग। थम्पिंग मीन्स ह्यूज, कोई चीज बहुत बड़ी बहुत पावरफुल होती है, थम्पिंग। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव, वेरी लार्ज, इंप्रेसिव और सिग्निफिकेंट, बहुत बड़ी। इसका एक दूसरा मतलब भी होता है, आप किसी चीज को थम्प कर रहे हो, मतलब ऐसे जोर जोर से पीट रहे हो। तो दोनों मतलब होते हैं, ह्यूज भी होता है और पीटना भी होता है। तो ट्रिमेंडस बहुत बड़ी, सब्सटैंशियल बहुत बड़ी, प्रोडिजियस बहुत बड़ी, जाइजेंटिक बहुत बड़ी, कोलोसल बहुत बड़ी, एस्ट्रोनॉमिक बहुत बड़ी, बेहेमोथ बहुत बड़ी, मैमोथ बहुत बड़ी। एंटोनिम्स छोटी सी है, इनसिग्निफिकेंट है, नेग्लिजिबल है, पाल्ट्री है, मतलब कोई वैल्यू ही नहीं है, बहुत ही छोटी सी है। तो कंपनी में बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स इंक्रीज हुए जब उन्होंने अपने ऑपरेशंस को इंटरनेशनल मार्केट्स तक लेके गए। तो कंपनी के जो ऑपरेशंस हैं वो क्या हो गए, इंटरनेशनल मार्केट्स तक पहुंचे, तो उनके प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा बढ़। समझ आई वोकैबुलरी सभी को, यस और नो माय चैंपियंस। चलिए आ जाते हैं आज की स्टोरी पे। द बंगलर रैपिड। बंगलर का मतलब क्या था, जो बहुत गंदी तरीके से काम करता था। तो वो रैपिड बहुत गंदी तरीके से काम करता था, लेकिन वो एक चैंपियन बन गया। चलिए पढ़ते हैं स्टोरी क्या है। आज की कहानी है ऑलिवर की। तो ऑलिवर एक यंग रैबिट था जिसका सपना था कि वो सबसे तेज रनर बनेगा फॉरेस्ट में। लेकिन हर कोई उसको एक बंगलर मानता था। बंगलर मीन्स वो हमेशा गलती करता था, ब्लंडरर। क्यों? क्योंकि वो बार बार गिर जाता था प्रैक्टिस के दौरान और वो गलतियां करता था। उसकी बार बार अट्रैक्ट फेलियर्स की वजह से लगातार उसकी बुराई होती थी, क्रिटिसिज्म। बाकी जानवर उसकी बुराई करते थे। और एक जो कैंटैंकरस, कैंटैंकरस मीन्स चिड़चिड़ा सा, ग्रम्पी बूढ़ा हेयर था, वो उसका मजाक उड़ाता था जब भी वो ट्रेनिंग करता था। कुछ समय के लिए तो ऑलिवर को भी लगा कि उसका जो कॉन्फिडेंस है वो विदर मीन्स कमजोर पड़ना शुरू हो गया है। और उसको लगा कि उसका जो सपना है वो कहीं क्षण भर का ना हो, टेम्पररी ना हो, जैसे कि सुबह की जो धुंध होती है। फिर भी वो क्या रहा, वो अगॉग रहा। अगॉग का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि वो एक तरीके से डिटरमाइंड रहा। उसने सोचा कि मैं हार नहीं मानूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो अगॉग रहा, वो डिटरमाइंड रहा। उसने किसी भी तरीके से हल्की सी भी क्या नहीं मानी, हार नहीं मानी, वो डिटरमाइंड रहा। एंथुजियास्टिक भी कह सकते हैं, एंथुजियास्टिक रहा। जब जब एनुअल फॉरेस्ट रेस मेंशन की गई और उसने हार नहीं मानी, उसने डिसाइड किया कि वो और ज्यादा वाइजली प्रिपेयर करेगा। उसने एक प्रोफिलैक्टिक, प्रोफिलैक्टिक मीन्स पहले से ही एक्शन लेने वाला। तो प्रोफिलैक्टिक का मीनिंग क्या है कि पहले से ही एक्शन ले लो। तो उसने पहले से ही एक्शन क्या लिया,
उसने रेस्ट किया, अच्छे से ट्रेनिंग करी, हेल्दी फूड खाया, जिससे कि इंजरीज ना हो कॉम्पिटिशन से पहले। एक डियर ने उसको खाना दिया और एनकरेजमेंट दिया और उसको हेल्प करी। लार्जीज मीन्स चैरिटी कह सकते हैं, या हेल्प करी उसकी, जिससे ओलिवर को याद आया कि वो अकेला नहीं है। बहुत सारी जो उसकी कोशिशें थी वो इनफ्रक्टुअस थी, मतलब बेकार थी, यूजलेस थी, लेकिन उसने अपनी गलती से सीखा और इम्प्रूव करना स्टार्ट किया। जिस दिन रेस थी उस दिन वो शांत रहा, उसने वो गलतियां नहीं करी जिससे उसे परेशानी हो रही थी, और उसने फिनिशिंग लाइन क्रॉस करी विद थम्पिंग। थम्पिंग मीन्स पावरफुल, ह्यूज, बहुत बड़ी जीत के साथ। सेम एनिमल्स जो उसका मजाक उड़ा रहे थे अब उसको चीयर कर रहे थे, और ओलिवर को समझ में आया कि आपको कोई फेलियर बोले इसका मतलब ये नहीं है कि आप फेलियर बन जाओगे। मैटर क्या है, मैटर क्या करता है कि आपके अंदर वो ताकत होनी चाहिए कि आप तब तक काम करो जब तक आपकी कमजोरी ही आपकी स्ट्रेंथ ना बन जाए। तो बहुत ही प्यारी स्टोरी कि हार नहीं माननी है। लोग बुराइयां करेंगे, लोग आपको फेलियर बोलेंगे, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन वही सेम लोग आपकी तारीफ भी करेंगे, आपको कॉल करके कॉन्ग्रेचुलेशंस भी बोलेंगे जब आपका रिजल्ट आए। तो इस फेज से दूसरे फेज में जाने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो क्या है? करेज, मेहनत, लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। तो फेलियर और क्रिटिसिज्म होगा, लेकिन वो टेम्पररी है जब आपका डिटर्मिनेशन स्ट्रांग है। लगातार कोशिश करोगे तो आप भले ही कितने कमजोर क्यों ना हो, आप भी चैंपियन बन सकते। तो कंसिस्टेंट एफर्ट इज इंपॉर्टेंट, लगातार मेहनत करना इंपॉर्टेंट। ये सारे के सारे वर्ड्स आप टेलीग्राम चैनल से पढ़ लोगे। इंग्लिश विद निमिषा बंसल टेलीग्राम चैनल पे आपको ये सारे वर्ड्स मिल जाएंगे। आ जाते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स पे। डिप्सोमैनियक पता नहीं कितनी बार एग्जाम में आया, एग्जामिनर का फेवरेट वर्ड है। डिप्सोमैनियक कौन होता है? जो कंट्रोल नहीं कर पाता, जिसको पूरे टाइम शराब चाहिए, जिसको पूरे टाइम क्या चाहिए? अल्कोहल ड्रिंक करना है। ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं? डिप्सोमेनिया। और जो अल्कोहल नहीं पीता है, वो भी एग्जाम में बहुत बार आता है, उसको क्या बोलते हैं? टीटोटॉलर। तो टीटोटॉलर होता है जो अल्कोहल नहीं पीता है, और डिप्सोमेनिया होता है जो पूरे पूरे टाइम अल्कोहल पीता है। क्लेप्टोमेनिया जो चोरी करने की जिसकी आदत, जो अपने आप को रोक नहीं पाता। मोनोमेनिया जो एक ही चीज को लेके पागल हो। मोनो मीन्स वन, मेनियाक मीन्स पागलपन, तो जो एक ही चीज को लेके पागल हो, मोनोमेनियाक। डिफेनेस्ट्रेशन इसका मतलब आपने किसी चीज को फेंक दिया, किसी चीज को हटा दिया। तो थ्रोइंग समवन और समथिंग आउट ऑफ अ विंडो इज डिफेनेस्ट्रेशन, फेंक दिया उसको। यू डू अवे विद, डू अवे विद का मतलब क्या होता है? किसी चीज से आपने छुटकारा पा लिया। आ जाते हैं फ्रेजल वर्ब्स पे। जॉट डाउन करना मीन्स जल्दी जल्दी आप लिख रहे हो उस चीजों को ना, यू शुड जॉट डाउन द वोकैबुलरी। जब मैं आपको वोकैबुलरी पढ़ाती हूँ आपको उसे जॉट डाउन करनी चाहिए, मतलब जल्दी जल्दी लिख लो जिससे कि आपको याद रहे। जूस अप करना, कि तुम वाई आर यू जूसिंग इट अप, किसी चीज में मिर्च मसाला क्यों डाल रहे हो? तो जूस अप करने का मतलब क्या होता है? मिर्च मसाला डालना, या फिर उस चीज को और एक्साइटिंग बनाना और इंटरेस्टिंग बनाना। तो किसी भी चीज को आप बहुत ज्यादा एक्साइटिंग बना रहे हो, इंटरेस्टिंग बना रहे हो, मिर्च मसाला डाल रहे हो। हिंदी में बोलते हैं मिर्च मसाला डालना, इंग्लिश में बोलते हैं जूस डालना। जंबल अप, चीजों को मिक्स कर दिया आपने, कुछ का कुछ कर दिया, जंबल अप कर दिया। मिक्स थिंग्स टुगेदर इन अ कंफ्यूज और अनटाइडी वे, जंबल अप कर दिया। जंप एट, जैसे ही उसको अपॉर्चुनिटी मिली, ही जंप्ड एट इट, उसने तुरंत के तुरंत उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कर लिया। टू ईगरली एक्सेप्ट एन अपॉर्चुनिटी और ऑफर, किसी चीज को आपने ईगरली तुरंत के तुरंत एक्सेप्ट कर लिया, जंप एट। ईडियम एंड फ्रेजेस पे आते हैं। यार इसके ना थोड़े से स्क्रू टाइट करने पड़ेंगे, मतलब थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा इसके ऊपर, थोड़ा सा स्ट्रिक्टली डील करना पड़ेगा इसके साथ। आई हैव टू टाइटन द स्क्रूज, बोलते हैं ना हिंदी में भी स्क्रू टाइट करना पड़ेगा, मीन्स प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। होल्ड द फोर्ट, अब किला तुम्हारे कंट्रोल में है थोड़े टाइम के लिए, मीन्स तुम्हें कंट्रोल करना है, तुम्हें चीजों को मैनेज करना है। तो यू होल्ड द फोर्ट मतलब तुम मैनेज करो इस चीज को थोड़े टाइम के लिए। अ क्लोज शिफ्ट, बाल बाल बच के निकल गए। अ नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर, बार बार बच के निकल गए। अ क्लोज शेव। अ लेम डक, कुछ नहीं है, बेकार इंसान है, कोई काम नहीं कर सकता, एकदम कमजोर है, लेम डक। क्लोज बट नो सिगार, बिल्कुल नजदीक थे, बिल्कुल सक्सेसफुल होने ही वाले थे, प्री भी क्लियर हो गया था, मेंस भी क्लियर हो गया था, बस इंटरव्यू रह गया। ऑलमोस्ट सक्सीडेड, ऑलमोस्ट सक्सेसफुल थे,
बस लास्ट में पता नहीं क्या हो गया। क्लोज बट नो सिगार। ये स्टोरी आप टेलीग्राम चैनल से पढ़ेंगे, इंग्लिश विद निमिषा बंसल टेलीग्राम चैनल पे आपको ये स्टोरी शेयर हो जाएगी। समझ आई वोकैबुलरी सभी को? मजा आया सभी को वोकैबुलरी पढ़ने में? चलिए आ जाते हैं आज के आर्टिकल पे। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी, 5000 से ज्यादा बच्चे सेशन देख रहे हैं, जितने लोगों ने सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है एक बार तुरंत की तुरंत लाइक कर देंगे। Everyone will like the session, तुरंत की तुरंत, विदाउट अ गैप। टाइम टू पुश बैक, अब समय आ गया है पुश बैक करने का, जवाब देने का। इंडिया और जो लगातार यूएस हमारे ऊपर प्रेशर बना रहा है, उसकी ऑथर बात करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं ऑथर क्या कह रहे हैं। पहले आप पढ़ेंगे फिर हम समझाएंगे। रीड इट एवरीवन। पढ़ लिया सभी ने? क्या कह रहे हैं ऑथर? द लेटेस्ट एक्यूजेशन, एक्यूजेशन का मीनिंग क्या होता है? इंजाम। तो लेटेस्ट इंजाम लेवल्ड बाय मींस लगाया गया है। तो जो लेटेस्ट इंजाम लगाया गया है यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा इंडिया के खिलाफ, तो यूएस ने इंडिया के ऊपर एक इंजाम लगाया है, उसके अंदर एक पोटेंशियल है, पोटेंशियल मींस कैपेसिटी है, उसके अंदर एक पावर है कि वो सबसे ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है इंडिया की इकोनॉमी के लिए। अ रीसेंट व्हाइट हाउस रिपोर्ट, अभी अभी एक रिपोर्ट आई है नेमिंग अराउंड, जिसमें लगभग 40 कंट्रीज हैं टोटल, हैज सेड, उस रिपोर्ट ने बोला है दैट इंडिया रैंक्स अमंग द टॉप, इंडिया सबसे ऊपर है इनेबलर्स ऑफ चाइनाज इवेजन ऑफ यूएस टैरिफ्स। तो चाइना जो यूएस के टैक्स से बच रहा है, अब इवेजन का मीनिंग क्या है? अवॉइड कर पा रहा है, बच पा रहा है। तो चाइना जो यूएस के टैक्सेस से बच पा रहा है, उसका इनेबलर कौन है, उसका कारण कौन है? उसका कारण, टॉप कारण इंडिया है, ऐसा यूएस ने हमारे ऊपर इल्जाम लगाया है। द एक्यूजेशन इज दैट, इल्जाम क्या है? इल्जाम ये है कि जो इंडिया है और जो बाकी कंट्रीज हैं वो चाइना से सामान इंपोर्ट करती हैं, थोड़ा बहुत उसमें चेंज करती हैं, माइनर मीन्स हल्का फुल्का, मॉडिफिकेशन मीन्स चेंज, हल्का फुल्का उसमें चेंज करती है और फिर उसको एक्सपोर्ट कर देती है, भेज देती है यूएस को कम टैक्स पे, जो चाइनीज सामान ने फेस किया होता। तो यूएस ने चाइना के ऊपर ज्यादा टैक्स लगा रखा है, तो चाइना अगर डायरेक्टली यूएस को सामान भेजेगा तो टैक्स ज्यादा लगेगा। तो अब होता क्या है कि जो बाकी कंट्रीज हैं वो चाइना से सामान लेती हैं, उसमें थोड़ा बहुत चेंज करती हैं और फिर यूएस को बेच देती हैं और टैक्स कम लगता है उनपे। द फैक्ट दैट, देखो ये बात कि हम चाइना से बहुत इंपोर्ट करते हैं, ये एक सिग्निफिकेंट पिलर है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग का। ये कोई सीक्रेट नहीं है, सबको पता है कि हम चाइना से बहुत इंपोर्ट करते हैं। फिर भी जो नेचर है इन इंपोर्ट्स का, ये धीरे धीरे बदल रहा है। इंडिया जो है स्लोली, ग्रेजुअली मीन स्लोली, इंडिया जो है हौले हौले मूव अवे, दूर हो रहा है कि हम कोई पूरा बना बनाया सामान नहीं इंपोर्ट करते चाइना से। हम उसमें क्या करते हैं, ऐसा नहीं करते कि हमने कोई सामान उसमें लिया, फिनिश प्रोडक्ट खरीदा, कॉस्मेटिक मीन्स दिखने वाले, उसमें उसकी सुंदरता को बढ़ाने वाले चेंजेस करे और बेच दिए, नहीं। अब हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम धीरे धीरे इस चीज को छोड़ रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं,
हम इंटरमीडिएट सामान इंपोर्ट कर रहे हैं, हम बीच का सामान इंपोर्ट कर रहे हैं, फिनिश्ड गुड इंपोर्ट नहीं कर रहे। ये चीज जो है स्टेडली मींस लगातार कॉन्टिन्यूअसली बढ़ रही है। तो पहले हम क्या करते थे, चाइना से पूरा बना बनाया सामान लेते थे, उसकी सुंदरता को थोड़ा बहुत चेंज करते थे, बाहर से दिखने में चेंज कर देते थे और उसको बेच देते थे। अब हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, अब हम इंटरमीडिएट गुड इंपोर्ट कर रहे हैं, फिनिश्ड प्रोडक्ट हम बना रहे हैं। दैट इज, इसका मतलब है कि अब जो इंडिया है वो अपनी खुद की असेंबली और खुद की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। हम अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं बहुत सारे सेक्टर्स में। हाँ, हम चाइना पे डिपेंडेंट हैं, लेकिन हम चाइना पे किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है, हम बाकी कंट्रीज में किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है, सिर्फ उसके पार्ट्स के लिए। तो पहले हम पूरा बना बनाया सामान चाइना से लेते थे, लेकिन अब हम उसके सिर्फ पार्ट्स इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना से, तो चीजें बदल रही हैं। तो ऐसे में यूएस ने हमारे ऊपर जो इल्जाम लगाया है, ये बात सही नहीं है। पैसेज समझ आया सभी को? चलिए अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग। चलिए अगला पैराग्राफ ऑथर क्या कह रहे हैं, ये जो बदलाव आया है, ये जो शिफ्ट आया है, ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है किस चीज के टुवर्ड्स फुल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। तो हम उस चीज को पूरी तरीके से इंडिया में मैन्युफैक्चर करें, उसकी तरफ ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम है। द यूएस हैज नॉट येट अनाउंस्ड, यूएस ने अभी तक अनाउंस नहीं किया है कि वो क्या प्यूनिटिव मीन्स पनिशमेंट वाले, क्या पनिशमेंट वाले एक्शंस देगा बेस्ड ऑन इट्स असेसमेंट, जो उसने इवैल्यूएशन किया है, जो उसने जांच करी है, ऑफ एपरेंट मीन्स जो उसको ऊपर ऊपर से लग रहा है। तो उसको जो ऊपर ऊपर से लग रहा है कि चाइना जो है टैक्स से बचने के लिए इंडिया को देता है, फिर इंडिया यूएस को दे देता है, तो इसको लेके यूएस क्या पनिशमेंट देगा अभी उसने अनाउंस नहीं किया है। हालांकि वो जो इवेंचुअलिटी है, इवेंचुअलिटी का मतलब क्या, रिजल्ट, वो रिजल्ट कंसीवेबल है। कंसीवेबल का मतलब क्या है कि हम उस चीज को देख पा रहे हैं कि यूएस कोई ना कोई एक्शन तो लेगा। तो अगर आप किसी भी चीज को कंसीव कर पाते हो, इसका मतलब है आप उस चीज को समझ पा रहे हो कि वो चीज होगी। तो उस चीज को हम कंसीव कर पा रहे हैं, मतलब हम उस चीज का आइडिया लगा पा रहे हैं, मतलब वी आर एबल टू फॉर्म एन आइडिया। हाउएवर, लेकिन शुड इट डू सो, अगर यूएस ऐसा कुछ करता है तो इंडिया मस्ट रेजिस्ट, इंडिया को खिलाफ होना चाहिए, इंडिया को झुकना नहीं चाहिए। अगर यूएस ने कोई भी पनिशमेंट दिया हमको या कोई भी एक्शन लेने की कोशिश करी, तो हमको बोइंग मीन्स झुकना नहीं होगा यूएस के प्रेशर के आगे। इस इश्यू पे हमें उस चीज को रेजिस्ट करना होगा, हमें इस चीज को अपोज करना होगा। एज इवन द गवर्नमेंट हैज एडमिटेड, गवर्नमेंट ने भी इस बात को माना है कि चाइनीज इंपोर्ट्स जो हैं अभी एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है मेक इन इंडिया स्टोरी का। तो हम जो सामान बनाते हैं उसका जो रॉ मटेरियल है या उसके जो पार्ट्स हैं हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, ये बात सच है। द फियर ऑफ इंडिया, कि इंडिया झुक जाए यूएस के प्रेशर के आगे, ये बेस्ड है प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट मीन्स पहले ऐसा एग्जाम्पल हो चुका है कि इंडिया झुक जाता है यूएस के आगे। इन इज फर्स्ट टर्म, जब पहली बार मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने थे, तो डोनाल्ड ट्रंप ने रेल किया था अगेंस्ट, रेल अगेंस्ट का मतलब क्या है, उन्होंने क्या किया था, मोर्चा उठाया था, मतलब एक तरीके से एक्शन लिया था इंडिया के टैक्सेस के अगेंस्ट जो हम हाई एंड मोटरसाइकिल्स पे लगा रहे थे 2018 में। मतलब जो हम यूएस से मोटरसाइकिल्स अपने यहाँ मंगा रहे थे उस पर हमने ज्यादा टैक्स ले रहे थे उनसे, तो उन्होंने उसके खिलाफ एक्शन लिया था। 2018 में इंडिया ने इन टैरिफ्स को कम कर दिया, 50% कर दिया, जबकि पहले ये 60 to 75% थे। फिर उसके बाद इंडिया ने इन टैक्सेस को और कम किया, 40% कर दिया,
फरवरी 2025 में। ट्रेड डील की टॉक शुरू भी नहीं हुई थी, उससे पहले ही हमने इन टैक्सेस को 40% कर दिया। सिमिलरली ऐसे ही हमने स्लैश मीन्स कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया जो इंपोर्ट ड्यूटीज लगती है। श्रिम्प फीड एक तरीके से सी फूड हो गया, तो इसके ऊपर भी हमने क्या किया, इंपोर्ट ड्यूटीज को कम किया। और जो कंपोनेंट्स थे उसके फरवरी 2024 के बजट में, इसके कंपोनेंट्स पे भी हमने क्या किया, हमने जितना भी हम टैक्स ले रहे थे, हम जो इंपोर्ट ड्यूटीज लगा रहे थे, हमने उनको क्या किया, हमने उनको कम कर दिया। अ की आस्क, की का मतलब है मेन, तो ये एक मेन आस्क है यूएस की। इट डिड द सेम, ऐसा ही हमने सेम किसके साथ किया, जो टैरिफ हम फ्रोजन डक और टर्की पे ले रहे थे, ये भी एनिमल्स हैं। तो श्रिम्प एक सी फूड होता है, इसका जो फीड है, इसको खिलाने वाला जो सामान हो गया। डक भी एक तरीके से फूड है, टर्की भी एक तरीके से फूड है, ये नॉन वेजिटेरियन फूड है। तो इसमें यूएस ने बोला कि हमसे टैक्सेस कम करो, तो हमने किए टैक्सेस कम, हमने इंपोर्ट ड्यूटीज कम करी। तो ऐसा लगता है कि इंडिया जो है यूएस के प्रेशर के आगे हर बार झुक जाता है। हर बार जब यूएस ने हम पे प्रेशर बनाया है, तब तक हम झुक गए हैं। कहीं ऐसा इस बार ना हो कि इस बार भी हम यूएस के प्रेशर के आगे झुक जाए। चलो अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग। अगला पैराग्राफ ऑथर क्या कह रहे हैं, द प्रेशर ऑफ द 50% प्यूनिटिव टैरिफ्स, प्यूनिटिव का मतलब पनिशमेंट, तो 50% का टैक्स का प्रेशर लगाया उसने हमारे ऊपर, जिसकी वजह से इंडिया को रशियन ऑयल जो हम खरीद रहे थे उससे दूर होना पड़ा। तो यूएस ने क्या बोला, इंडिया अगर तुम रशियन ऑयल खरीदोगे तो मैं तुम्हारे पर और टैक्स लगा दूंगा। तब भी हम झुक गए डिस्पाइट इंडियाज, जबकि इंडिया जो है लगातार, स्टूडेंट का मतलब होता है बहुत ही स्ट्रिक्ट, मतलब बहुत ही सीरियसली क्लेम कर रहा था कि एनर्जी के ऊपर तो इंडिपेंडेंस है ना हमारा, हम डिसाइड करेंगे हम किससे खरीद रहे हैं ऑयल, तुम कौन होते हो हमको बताने वाले हम किससे ऑयल खरीदेंगे। फिर भी इंडिया झुक गया यूएस के आगे। और जो डिस्काउंट हमको मिल रहा था रशिया से, रशिया हमको डिस्काउंटेड ऑयल दे रहा था कि मैं तुमको सस्ता ऑयल दूंगा, तुम मुझसे ऑयल लो, लेकिन फिर भी हम रशिया से उतना नहीं खरीद पाए। क्यों? क्योंकि यूएस हम पे प्रेशर डाल रहा था कि रशिया से मत खरीदो। रशिया का जो शेयर था इंडियाज ऑयल इंपोर्ट्स, वो 20% से नीचे चला गया जनवरी 2026 में, जबकि वो डबल था। 40% ऑयल हम रशिया से खरीद रहे थे, यूएस ने, ट्रंप चाचा ने हमारे ऊपर प्रेशर डाला तो हमने उसे 20% कर दिया, जब 50% टैक्सेस इंपोज किए गए 6 महीने पहले। तो इंडिया जो है यूएस के आगे झुक जाता है। दिस हैज हैपेंड विद वेनेजुएलन ऑयल, ये चीज वेनेजुएला के ऑयल के केस में भी सेम हुई थी 2019 में। इट वॉज द वेस्ट एशिया क्राइसिस, वेस्ट एशिया में जो प्रॉब्लम हुई और यूएस ने हमें थोड़ा सुकून दिया, रिप्रीव मींस थोड़ा सा सुकून दिया, हमें थोड़ा सा रिलैक्स किया, हमें थोड़ा सा छोड़ दिया, कि जिसकी वजह से इंडिया वापस से रशियन ऑयल खरीद पाया। अब अगर हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउ करते हैं ई कॉमर्स के इन्वेंट्री मॉडल में, तो ई कॉमर्स का जो सामान वामान होता है सारा अमेजोन वगैरह का, अगर उसमें हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउ करते हैं, जैसा कि अभी इंडिया ने किया, ये क्या है, अमेजोन बोल रहा है, अमेजोन इस चीज को लेकर लॉबी कर रहा है। लॉबी का मतलब क्या है
इस चीज को लेकर लगातार कोशिश कर रहा है 10 साल से कि तुम इन्वेंट्री मॉडल में आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउ करो, और इंडिया ने अलाउ भी कर दिया। और इंडिया क्या कह रहा है, नहीं, मैं अपने इन्वेंट्री मॉडल मतलब सामान वगैरह जो रखने का चीजों का मॉडल, इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है आपके पास कितना स्टॉक है। तो इंडिया मना कर रहा है मैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउ नहीं करूंगा। इंडिया इतने लंबे टाइम से, लॉन्ग हेल्ड मीन्स लंबे टाइम से इस पॉइंट ऑफ व्यू पे है कि मैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउ नहीं करूंगा। लेकिन अमेजॉन 10 साल से पीछे पड़ा हुआ है, इंडिया ने अलाउ कर दिया, तो इंडिया ने अपनी ही बात को कमजोर बना दिया, डाइल्यूट कर दिया। यूएस जो है वील्ड कर सकता है, वील्ड मीन्स पुट कर सकता है, इमेंस मीन्स ह्यूज। यूएस हमारे ऊपर बहुत प्रेशर डाल सकता है। तो जो कंसेशंस हैं कि चलो हम थोड़ा बहुत कंसेशंस दे रहे हैं, मतलब वो थोड़ा बहुत कंसेशंस दे दे, डिस्काउंट दे दे, वो अंडरस्टैंडेबल है। लेकिन हमने क्या किया, यूएस ने हमारे ऊपर प्रेशर डाला तो हमने थोड़ी बहुत यूएस की बात मान ली। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यूएस और स्ट्रांग हो जाए और अपनी डिमांड दिन पे दिन बढ़ाता रहे। यूएस ने हम पे बहुत प्रेशर डाला तो हमने थोड़ा बहुत उसकी बात मान ली, हमने 40% से 20% कर दिया, रशियन ऑयल सब कुछ कर लिया, ये बात समझ में आती है। लेकिन ये चीज हम झुक रहे हैं बार बार, और यही चीज अगर यूएस को स्ट्रांग बनाती है और यूएस डिमांड पे डिमांड इंक्रीज करता जाता है तो ये गलत है। तो इंडिया को अब पुश बैक करना पड़ेगा, इंडिया को साफ साफ यूएस को बोलना पड़ेगा कि अब मैं और नहीं झुकूंगी। समझ में आ रहा है सभी को? पैसेज समझ आया सभी को? चलिए रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पे आते हैं। पहले 5 क्वेश्चंस आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। ऑल द बेस्ट एवरीवन। चलिए लेट्स डिस्कस इट। राइटर को क्यों लगता है कि ये जो यूएस ने इल्जाम लगाया है हमारे ऊपर, ये हमारी इकोनॉमी के लिए नुकसानदायक है? क्योंकि जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं यूएस ने, इसकी वजह से इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग मॉडल अफेक्ट हो सकता है, जो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है इम्पोर्टेड सामान के ऊपर। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इंडिया का जो डिपेंडेंस है चाइनीज इनपुट पे, इसकी वजह से जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग है वो अनवायबल हो गई है, इम्प्रैक्टिकल हो गई है। हम मैन्युफैक्चरिंग कर ही नहीं सकते, हम इम्प्रैक्टिकल है हमारी मैन्युफैक्चरिंग, हम बिल्कुल मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे, गलत है। क्योंकि जो प्यूनिटिव ट्रेड एक्शन है, मतलब अगर यूएस ने हमारे ऊपर कोई पनिशमेंट ले लिया तो ये हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से इंटरफेयर करेगा।
जिसमें इंडिया जो है खुद ही असेंबली और खुद ही प्रोडक्शन करता है। सही बात है, अगर यूएस ने हमारे ऊपर कोई एक्शन ले लिया तो हमें नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि ये जो इंजाम है ये प्रूव करता है कि इंडिया ने अपना मकसद त्याग दिया है और इंडिया जो है खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती। नहीं, गलत है, इंडिया ने कोई मकसद नहीं त्यागा है, कोई बात ऐसी प्रूव नहीं हुई है। तो आंसर इज ए, बोथ ए एंड सी। हमें बताना है कि इंडिया को नहीं झुकना चाहिए, मतलब इंडिया को अपनी बात पे अड़े रहना चाहिए। होल्ड वंस ग्राउंड मीन्स हमें झुकना नहीं है, हम जो कर रहे हैं हम वही करते रहेंगे। मीन्स वी विल नॉट बो, नॉट बो, हम बो नहीं करेंगे, हम झुकेंगे नहीं, अपनी बात पे अड़े रहेंगे, हम डिटरमाइंड रहेंगे अपनी बात पे। तो इफ यू आर होल्डिंग योर ग्राउंड मीन्स आप डिटरमाइंड हो अपनी बात पे। ओपन पेंडोरस बॉक्स का तो मतलब होता है टू ओपन अ बॉक्स ऑफ प्रॉब्लम्स। इसको बोलते हैं ओपन अ कैन ऑफ वर्म्स भी बोलते हैं। मतलब आपने खुद ही प्रॉब्लम्स को इनवाइट किया है, आपने प्रॉब्लम्स को इनवाइट कर दिया है। तो इंडिया ने कोई प्रॉब्लम्स को इनवाइट तो नहीं किया। टू ड्रॉ अ लाइन इन द सैंड मतलब हमें एक लिमिट सेट कर देनी कि हम इसके आगे नहीं झुकेंगे, हम नहीं झुकेंगे, झुकेगा नहीं, कौन सी मूवी का डायलॉग था? तो मतलब हमने एक लिमिट लगा दी है कि हम नहीं इसके इस लाइन को हम नहीं क्रॉस करेंगे। तो आंसर इज सी, बोथ ए एंड सी। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? जो बदलाव आया है इंडिया की इंपोर्ट बास्केट में चाइना से, ये बताता है कि हम खुद अपनी कंट्री में ज्यादा काम कर रहे हैं। सही बात है, पहले हम सिर्फ सामान लेते थे, उसको थोड़ा बहुत चेंज करते थे और बेच देते थे। नहीं, अब हम चेंजेस कर रहे हैं, हम अपनी कंट्री में खुद उस को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। सिर्फ हम रॉ मटेरियल ले रहे हैं या इंटरमीडिएट पार्ट ले रहे हैं, इसका मतलब है हम अपनी कंट्री में ही वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। सही बात है। इंडिया जो अब डिपेंडेंस कम हो गई है रशियन ऑयल में, वो इसीलिए हुई थी क्योंकि यूएस जो है हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहा था। सही बात है, कुछ हद तक हमने जो रशियन ऑयल पे डिपेंडेंस कम करी उसका कारण था अमेरिका के पनिशमेंट वाले टैरिफ्स, जो उसने 50% का टैक्स लगा दिया था। ऑथर को लगता है कि जो इंडिया मान जाता है यूएस की बात को, वो बिल्कुल इरेशनल है, बिल्कुल इलॉजिकल है। तो इंडिया जो यूएस की बातों को मान जाता है वो बिल्कुल इलॉजिकल है। नहीं, ऑथर को लगता है कि तो थोड़ी बहुत बात मानना तो समझ में आता है। बिल्कुल एंटायरली वर्ड ने घोटाला कर लिया, एंटायरली रैशनल नहीं है, थोड़ा बहुत तो हमको मानना पड़ता है यूएस की बात, चलो उतना तो समझ में आता है, बट हर बात मानना इज रॉन्ग। ऑथर ने ये बोला था। तो आंसर इज बी, बोथ ए एंड बी। कौन कौन से कंक्लूजन आप पैसेज से निकाल सकते हो? जो चाइनीज कंपोनेंट्स बढ़ते जा रहे हैं इंडियन इंपोर्ट्स में, वो प्रूव करते हैं कि इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग एम्बिशन है वो फेल हो गया है। नहीं, फेल तो नहीं हुआ है कि हम खुद अपना कुछ खुद नहीं कर पा रहे। नहीं, ऑथर ने ऐसा कहीं नहीं बोला। इंडिया की जो इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग है, इसको कभी कभी इन्फ्लुएंस हुई है ये कि हमें रिलेशंस बनाने हैं। सही बात है, यूएस के साथ हमें रिलेशंस बनाने हैं, तो इसकी वजह से हम अपनी पॉलिसीज यूएस के हिसाब से बनाते हैं। सही बात है। ऑथर ने जो ऑब्जेक्शन दिया है वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंगेजमेंट पे डायरेक्टेड नहीं है, वो किस चीज पे है कि इंडिया बार बार क्यों झुक रहा है। सही बात है। तो ऑथर का जो ऑब्जेक्शन है, ऑथर जो खिलाफ है, वो किस चीज को लेके खिलाफ है कि इंडिया को बार बार झुकना नहीं चाहिए। इंडिया बार बार जो ईल्ड कर रहा है, मतलब झुक रहा है, कोअर्सिव मींस जबरदस्ती वाला, जो फोर्स लगाया जा रहा है, उस पर प्रेशर लगाया जा रहा है, इंडिया जो बार बार झुक रहा है उसके आगे, ऑथर उस चीज के खिलाफ है। बिल्कुल सही है। तो आंसर इज बी, बोथ बी एंड सी। टोन एडमॉनिटरी, ऑथर ने थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया है इंडिया को, तो हल्की सी क्रिटिकल टोन है ऑथर की। बेलिजरेंट, ऑथर लड़ रहे हैं किसी से, नहीं, लड़ाकू तो नहीं है ऑथर। एम्फेटिक, ऑथर ने अपनी बात को बहुत क्लियर वे में बताया है। हाँ, तो ऑथर ने अपनी बात को एकदम क्लियर वे में बताया है। तो आंसर इज सी, बोथ ए एंड सी। क्या क्या स्कोर्स रहे सभी के इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन? चलिए आ जाते हैं एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस पे। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी, सभी 6000 बच्चे देख रहे हैं, तो जितने लोगों ने सेशन लाइक नहीं किया एक बार तुरंत की तुरंत लाइक कर देंगे एवरीवन। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर एरर डिटेक्शन।
चलिए लेट्स लुक एट दीज क्वेश्चंस। दीज है तो काइंड्स करो, दीज प्लूरल है, इसके आगे प्लूरल नाउन आएगा। दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस आर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड इन द एसबीआई पीओ मेंस एग्जामिनेशन। द ब्लाइंड्स लाइफ, ब्लाइंड एक एडजेक्टिव होता है, तो या तो इसको ऐसे करो, द लाइफ ऑफ द ब्लाइंड। जब आप एडजेक्टिव के साथ द लगाते हो तो पूरी पूरी क्लास को दिखाते हैं, तो द ब्लाइंड का मतलब क्या, पूरी पूरी क्लास। तो द लाइफ ऑफ द ब्लाइंड मतलब लाइफ ऑफ ऑल ब्लाइंड पीपल, या फिर इसको ऐसे करो, द ब्लाइंड पर्सनस लाइफ। बट फिर आपको यहाँ पे दे की जगह ही करना पड़ेगा। तो द ब्लाइंड पर्सनस लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट एज ही हैज टू डिपेंड ऑन अदर्स फॉर एवरीथिंग। या फिर दूसरा तरीका क्या, द लाइफ ऑफ द ब्लाइंड कर दो, तो द ब्लाइंड का मतलब है सारे के सारे ब्लाइंड लोग। तो इसमें एक ही को चेंज करेंगे, इसका मतलब एक को ही चेंज करेंगे। 2/3 ऑफ द सिटी, सिटी सिंगुलर है तो इज आएगा। जितने ही बच्चों ने 120 रूल्स ऑफ ग्रामर नहीं पढ़े हुए ना बेटा, यूट्यूब पे एक वीडियो है 11-12 घंटे की, उसको ना 2-3 बार देख लो, ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। 120 रूल्स ऑफ ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है। लगेज अनकाउंटेबल नाउन होता है, लगेज को गिन नहीं सकते, तो ही हैज मच लगेज। अनकाउंटेबल नाउन के साथ मच लगाते हैं, मैनी नहीं लगाते, तो मच लगेज। द पोएट एंड द ड्रामेटिस्ट दोनों के साथ अलग अलग आर्टिकल दा लग रहा है, मतलब दो अलग अलग लोगों की बात हो रही है, दो अलग अलग लोगों की बात हो रही है तो आ रहेगा। तो जो पोएट और ड्रामेटिस्ट है उनकी डेथ हो चुकी है। क्या क्या स्कोर्स रहे सभी के एरर डिटेक्शन में। चलिए आ जाते हैं स्किमिंग के आर्टिकल पे, लेट्स मूव टू स्किमिंग आर्टिकल। बियॉन्ड अमेरिका, अमेरिका के परे अरब स्टेट्स की बात करने वाले हैं आज हम, और उनकी सिक्योरिटी जरूरतों की बात करने वाले हैं। अब हम स्किमिंग करेंगे, स्किमिंग का मतलब है ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे, मेन आइडिया निकालेंगे और क्वेश्चंस का आंसर देंगे। तैयार हो सभी लोग, एवरीवन रेडी? चलिए, ऑल द बेस्ट।
चलिए लेट्स डिस्कस इट। पहले हमने ऊपर ऊपर से पढ़ा, डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है ओमान को बॉम्ब करने की। ये फ्रेंड रहा है इनका, ये बताता है कि वो कितना फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं इस लड़ाई से। आज दूसरी बार है कि यूएस लीडर ने धमकी दी है ओमान को अटैक करने की, जिसने बातचीत करवाई थी इन दोनों के बीच में वॉर शुरू होने से पहले। मिस्टर ट्रंप ने जब एक बोला था कि मैं बॉम्ब करूंगा, उससे वापस हो गए, तो उन्होंने बोला कि यूएस और ईरान एक डील करने वाले हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने में। फिर ईरान ने उसको बंद कर दिया। ईरान ने उसको बंद किया था जब उसके ऊपर अटैक किया गया था। लेकिन ईरान ने कभी भी नहीं बोला कि वो कोई यूएस के साथ डील कर रहा है इसको लेके, और बहुत सारी डिमांड्स भी उसने इशू करी, जिसमें बोला कि मेरे फंड्स को रिलीज किया जाए, मुझे सैंक्शंस हटाए जाएं, और ये दोनों चीजें अगर होंगी तभी मैं कोई भी अग्रीमेंट करूंगा। तब से ओमान जो है यूएस के इन्फ्लुएंस में ईरान से बात कर रहा है कि कोई सेटलमेंट करवा दो। ईरान जो है 2 राउंड्स सर्वाइव कर चुका है, यूएस ने 2 बार उस पर बॉम्ब डाला है, तो ईरान ने मना कर दिया कि मैं तो कुछ कंसेशन नहीं दूंगा। यूएस फ्रस्ट्रेट हो गया है ओमान के साथ। मिस्टर ट्रंप ने बार बार बोला है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन है, लेकिन जो ट्रैफिक है जिससे इतना सारा ऑयल पास होता है ये बहुत ही कम है। वॉर ने सवाल उठा दिए हैं कि अमेरिका की स्ट्रैटेजी क्या है, उसका कमिटमेंट क्या है। इतने सालों से यूएस ने पर्शियन गल्फ में अपने मिलिट्री बेसिस बनाए हैं। तेहरान ने इन बेसिस को एक लायबिलिटी बना दिया, बार बार इन पर अटैक कर रहा है ईरान इनके ऊपर। 15 अमेरिकन बेसिस जो हैं ये डैमेज हो चुके हैं, डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, जिसकी वजह से यूएस की प्रेजेंस कम हो गई है। बट मिस्टर ट्रंप को समझ ही नहीं आ रही है कि सिचुएशन कितनी सीरियस हो गई है। वो अपने दोस्तों को कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे, वो उन्हीं के ऊपर थ्रेटन कर रहे हैं कि हम तुमको बॉम्ब डाल देंगे तुम्हारे ऊपर अगर तुम डील नहीं करवा पाए ईरान के साथ। तो डे 1 से ही उनकी जो धमकियां हैं उससे कोई फायदा नहीं हो रहा। मिस्टर ट्रंप फंसे हुए हैं यहाँ पे, और ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ों को ठीक नहीं कर पा रहे हैं। वो इस बात को माने या ना माने, जो कंट्रीज हैं उनको एक रियलिटी समझ में आ गई है कि जो फाउंडेशन है मिस्टर ट्रंप के स्ट्रक्चर की वो हिल चुकी है। अमेरिकन बेसिस ही एक जिम्मेदारी बन गए हैं। उनको ये समझना चाहिए कि इतनी 10 साल की जो पुरानी पॉलिसी थी ईरान को कंट्रोल करने की वो फेल हो चुकी है। तो पर्शियन गल्फ कंट्रीज को अब सिर्फ अमेरिकन सिक्योरिटी से परे देखना होगा और एक नया ऑर्डर बनाना होगा, स्टेबिलिटी बनानी होगी अपने एरिया में, और जो क्या होगा अरब स्टेट्स और ईरान के बीच में शांति लानी पड़ेगी। फंडामेंटल रीजन क्या है यूएस का फ्रस्ट्रेशन से? यूएस क्यों फ्रस्ट्रेटेड है ओमान के साथ? फ्रस्ट्रेटेड इसीलिए क्योंकि ओमान जो है ईरान को कोई अग्रीमेंट नहीं करवा पा रहा। तो ओमान फेल हो गया है कि वो ईरान को मना नहीं पा रहा कि वो कंसेशन दे। हालांकि वो नेगोशिएशंस कर रहा है, डिस्कशंस कर रहा है, लेकिन वो फेल हो रहा है। तो मिस्टर ट्रंप ओमान से क्यों फ्रस्ट्रेटेड है? क्योंकि उन्होंने ओमान को जिम्मेदारी दी है कि भाई तुम ईरान के साथ अग्रीमेंट करवा के लाओ, लेकिन ईरान के साथ कोई अग्रीमेंट नहीं हो पा रहा। तो मिस्टर ट्रंप सारा का सारा गुस्सा ओमान पे निकाल रहे हैं। पैसेज से क्या इन्फर कर सकते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेके? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मिस्टर ट्रंप तो कह रहे हैं खुली है खुली है खुली है, बट वहां से ट्रैफिक तो उतना जा नहीं रहा। तो मिस्टर ट्रंप तो बार बार कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ ओपन है, लेकिन एक्चुअल लेवल ऑफ ट्रैफिक तो वहां से उतना नहीं जा रहा है। तो आंसर इज सी। स्कोर्स एवरीवन, क्या क्या स्कोर्स रहे सभी के स्किमिंग वाले आर्टिकल में? चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। पोस्टर करना मीन्स आप किसी चीज को ग्रो करवा रहे हो। रैम्पेंट जो सब जगह फैली हुई है। वल्नरेबल जो कमजोर है। स्पाइरलिंग जो बहुत तेजी से बढ़ रही है। टाइप कास्ट आप किसी इंसान को बार बार सेम रोल दे रहे हो। 3, 4, 1, 2 एंड 5। प्रीवियस ईयर इडियम्स पे आते हैं। रन इन द फैमिली, सब फैमिली में वही सेम है। सी द लाइट आपको समझ में आ गया है। टेक द प्लंज आपने एक बहुत बोल्ड डिसीजन लिया है। होल 9 यार्ड्स मीन्स पूरा का पूरा। थ्रो समवन अंडर द बस मतलब आपने अपने आप को बचाने के लिए किसी और की कुर्बानी दे दी है। DACE एंड B। 10 शब्द है, इनमें से 3 वर्ड्स का मीनिंग सभी को कमेंट्स में लिखना है। आप सभी की जिम्मेदारी है कि आप कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट्स में लिखेंगे ही लिखेंगे। इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी और हर बच्चा अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। जो बच्चे अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे उनमें से एक बच्चे को हम सक्सेस नो मोर इल्यूजन बुक भी गिफ्ट करेंगे और उस बच्चे के घर वो बुक भिजवाई भी जाएगी। तो मेक श्योर करो कि सभी लोग कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट्स में लिखें। एवरीवन हैज टू राइट देम, हर बच्चे को लिखने हैं। जिस बच्चे के घर बुक भिजवाई जा रही है उस बच्चे का नाम है दिव्यांश रावत। बेटा एक मेल कर देना, एक स्क्रीनशॉट भेज देना, टीम आपके घर आपकी बुक भिजवा देगी। ठीक है। परफेक्शन 8.2 की क्लास आज होगी। आज हम अगस्त 19 है तो IBPS PO प्रीलिम्स का एक कंप्लीट मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर करने वाले हैं।
क्योंकि बहुत सारे बच्चों का पेपर है। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल, सबकी स्ट्रैटेजी सीखेंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो मेक श्योर करना कि सभी लोग 11 बजे परफेक्शन की क्लास में जरूर आए। आज तो यूट्यूब पे, तो जिन बच्चों ने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ है वो कम से कम यूट्यूब वाली क्लास में तो आ जाए, ठीक है। परफेक्शन 9.0 आपका स्टार्ट हो रहा है 24 अगस्त से। तो 24 अगस्त से आपका परफेक्शन 9.0 स्टार्ट हो रहा है। आज के आज इंट्रोडक्टरी क्लास उसमें अपलोड हो जाएगी। तो जितने बच्चे बिल्कुल बेसिक लेवल से इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, बेसिक टू एडवांस लेवल पे जाना चाहते हैं, वो परफेक्शन 9.0 को ज्वाइन कर लेंगे। कोड आपका NB60 लग जाएगा और आपको परफेक्शन 9.0 में 60% का डिस्काउंट मिल जाएगा। सिर्फ 1499 रुपीज में आपको कंप्लीट इंग्लिश के सारे बैचेस मिल जाएंगे। आपको परफेक्शन 9.0 की फर्स्ट क्लास से देखना स्टार्ट करना होगा। कुछ क्लासेस मैं इसमें अपलोड करवा रही हूँ। सबसे पहले इन 2 से 3 दिन में वो चीज देख लो। एक इंट्रोडक्टरी क्लास आपको अपलोड मिलेगी, उसमें एक सेंटेंस रीअरेंजमेंट की क्लास आपको अपलोडेड मिलेगी और एक हाउ टू डू स्किमिंग की क्लास आपको अपलोडेड मिलेगी। तो ये 3 क्लासेस हैं जो आप सभी की जिम्मेदारी है कि आप इनको थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे में देख लो। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे ये 3 क्लासेस आपको देखनी है। उसके बाद मंडे से 11 बजे लाइव आना स्टार्ट कर देना परफेक्शन 9.0। 3 महीने भी अगर परफेक्शन में रेगुलरली आ गए, मतलब 9.0, 10.0 और 11.0 भी आपने कर लिया, तो आपकी इंग्लिश बहुत इंप्रूव हो जाएगी। बट उसके लिए आपको 3 महीने 1 घंटा एडिटोरियल और 1 घंटा परफेक्शन रोज के रोज करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से स्कैन करके आप डायरेक्टली क्लासेस में आ सकते हो। यस ऑफिसर में जाके आपको इंग्लिश का एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन लेना होता है। कोड लगाना मत भूलना, जिससे आपको 60% का डिस्काउंट मिल जाए। आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, क्वांट्स भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस भी पढ़ना है, इंडिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैकल्टी से पढ़ने, कंप्लीट बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी करनी है। देखो परफेक्शन बैच तो सारे एग्जाम्स के लिए होता है, बट स्पेसिफिकली आपको अगर बैंकिंग की तैयारी करनी है तो आप कंप्लीट सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। कोड आपका सफलता लगेगा, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। 60% का डिस्काउंट अभी चल रहा है, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हो, ठीक है। जिन बच्चों को मॉक टेस्ट ज्वाइन करने हैं वो मॉक टेस्ट ले सकते हैं ऑफिसर लैब पे जाके। कोड आपका YES50 लग जाएगा। ये टेलीग्राम चैनल्स हैं, यहाँ पे सारी PDF, सारी मैगजीन, सारी चेकलिस्ट मिल जाती है। कोई डाउट, कोई क्वेरी होती है, आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, आप उस फॉर्म को फिल करोगे, टीम आपको कॉल करेगी, आपके सारे डाउट्स एंड क्वेरीज का आंसर देगी। सेशन एंड करते हैं। अब हम मिलेंगे 11 बजे परफेक्शन बैच की क्लास में। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड